हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे मिड लेवल फर्स्ट का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका जनरल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ, जिसकी मैंने ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ये है मेरा 9th वीडियो, जिसमें मैं 4th चैप्टर यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रही हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट है आज स्टार्ट करूँगी इस वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछली जितनी भी वीडियो है उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप घर बैठे पढ़ते रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको आते रहे और आप इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, यानी कि इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है जो खाद्य जाल से शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं। खाद्य जाल यानी कि प्रकृति में स्थित कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का स्थायित्व खाद्य श्रृंखला की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि खाद्य जाल में भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था पाई जाती है। जो जैसा कि हम इस नोट में पढ़ चुके हैं, जो खाद्य श्रृंखला है उसका स्थायित्व कम होता है किसकी अपेक्षा में, खाद्य जाल की अपेक्षा में इसका स्थायित्व बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, यानी कि कोई दूसरा जो सजीव है वो भोजन का वैकल्पिक स्रोत नहीं बन सकता। इस वजह से खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व कम होता है किसकी अपेक्षा, खाद्य जाल की अपेक्षा में। अगला पॉइंट है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के अनुसार एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है। यह नियम 10% दशांश का नियम कहलाता है। यानी कि दशांश यानी कि 10% का नियम है ये, यानी कि जो सजीव होता है वो दूसरे सजीव को खाता है तो उसके अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा ही संचित होती है। यही लिंडमैन नामक वैज्ञानिक का एक सिद्धांत था, या फिर आप कहे कि एक थ्योरी थी कि उन्होंने कहा था कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है, अतः इसे दशांश या 10% का नियम भी कहते हैं। शेष 90% का जो ऊर्जा होती है, यानी कि 10% तो दूसरे सजीव के अंदर चल गई, जो 90% का उपयोग होता है वो प्रत्येक पोषक स्तर द्वारा अपने शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं हेतु कर लिया जाता है। यानी कि जो उपापचयी क्रियाओं में जैसे कि श्वसन, भोजन, डाइजेशन होता है और हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन सबका निर्माण होता है, तो 90% वो सजीव खुद ही अपने शारीरिक कार्यों में ग्रहण कर लेता है। इस वजह से 10% ही दूसरे सजीव में स्थानांतरित हो पाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 90% ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग मुख्यतः श्वसन क्रिया में ही किया जाता है। जो 90% ऊर्जा होती है उसका सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है, श्वसन क्रिया में ही किया जाता है। जैसे कि घास से टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से मोर। तो घास की जो 10% ऊर्जा है वो टिड्डे में चली जाएगी। यानी कि जो 90% है वो क्या होती है, वो कहाँ पर जाती है, प्रत्येक पोषक स्तर द्वारा उपापचयी क्रिया जैसे कि मुख्यतः श्वसन में ही उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि जो 10% जो ऊर्जा है वो दूसरे यानी कि दूसरे सजीव यानी कि टिड्डे में संचित होती है या स्थानांतरित होती है। ऐसे ही टिड्डे की जो 10% ऊर्जा यानी कि पोषक स्तर होता है वो मेंढक में स्थानांतरित होती है, इस तरह से सांप में और फिर मोर में। यानी कि जैसे कि आप मान सकते हो कि अगर घास के पास 1000 कैलोरी है तो उसका 10% हुआ 100, यानी कि जो 100 कैलोरी है वो टिड्डे में आ गई, यानी कि किसकी, घास की। और टिड्डे की जो 10% कैलोरी है वो मेंढक में आ गई, यानी कि 10 कैलोरी। और उसका भी 10% क्या होता है, 1 कैलोरी, तो सांप में आ गई। और 1 कैलोरी का भी 10% क्या होता है, 0.1 कैलोरी, जो मोर में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर एक और नोट है, इसको हम देख लेते हैं। प्रकृति ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा उत्पादक जबकि सबसे कम मात्रा अंतिम गुरु उपभोक्ता में होती है। यानी कि प्रकृति में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है, जो हमारी प्रकृति होती है उसमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है और उत्पादक, जबकि सबसे कम मात्रा अंतिम गुरु उपभोक्ता में होती है। यानी कि सबसे कम मात्रा किस में होती है, अंतिम गुरु उपभोक्ता में होती है, और सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, उत्पादक। जो प्रकृति हमारी जो प्रकृति होती है उसमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा उत्पादक में होती है और सबसे कम किस में होती है, अंतिम गुरु उपभोक्ता में होती है। खाद्य स्तूप, खाद्य पिरामिड, पारिस्थितिकी स्तूप, पारिस्थितिकी पिरामिड। सर्वप्रथम चार्ल्स इल्टन
नामक वैज्ञानिक इस खाद्य श्रृंखला का निर्माण किया था। इसे इल्टोनियम पिरामिड भी कहा जाता है। इल्टोनियम पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने खाद्य स्तूप या खाद्य पिरामिड नाम दिया था। इसका सेकंड पॉइंट है, खाद्य स्तूप सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि ये सीधा ही बन सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीधा बना हुआ है, ये उल्टा बना हुआ है। खाद्य स्तूप चाहे सीधा हो या उल्टा, तीसरा पॉइंट ये फोर्थ पॉइंट था, तो हम थर्ड पॉइंट समझते हैं। खाद्य स्तूप चाहे सीधा हो या उल्टा, इसका ऊपरी भाग शीर्ष भाग जबकि निचला भाग आधार भाग कहलाता है। जैसे खाद्य श्रृंखला है वो चाहे उल्टा हो या सीधा, लेकिन जो इसका ऊपरी भाग होता है वो शीर्ष भाग कहलाता है और इसका निचली भाग क्या कहलाता है? आधार भाग कहलाता है। खाद्य स्तूप चाहे सीधा हो या उल्टा, इसके आधार भाग पर सदैव उत्पादक जबकि शीर्ष भाग पर सदैव उपभोक्ता लिखे जाते हैं। यानी कि शीर्ष भाग पर तो हम लिखेंगे उपभोक्ता और उसके जो आधार भाग है उस पर हम लिखेंगे उत्पादक। ठीक है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि ऊपरी वाला भाग है उसमें हम लिखेंगे उपभोक्ता और जो नीचे वाले जो पोर्शन है उसको हम लिखेंगे आधार भाग, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जिसको हम करेंगे उत्पादक से। ठीक है, खाद्य स्तूप का निर्माण करना। किसी भी दी गई खाद्य श्रृंखला के खाद्य स्तूप का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है: जीव संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, जैव ऊर्जा की मात्रा के आधार पर। पहला पॉइंट है जैव संख्या के आधार पर, यानी कि जीव की संख्या के आधार पर खाद्य स्तूप का निर्माण करना। पहला पॉइंट है इस आधार पर खाद्य स्तूप का निर्माण दी गई श्रृंखला में उपस्थित सजीवों की संख्या को देखकर किया जाता है, यानी कि जितनी सजीव की संख्या होगी उसके आधार पर हम स्तूप का निर्माण करेंगे। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है इस आधार पर सीधा व उल्टा अर्थात दोनों प्रकार के पिरामिड बन सकते हैं, यानी कि पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों ही हो सकते हैं। तीसरा है इस आधार पर बनने वाले अधिकांश पिरामिड सीधे बनते हैं, यानी कि जो जैव संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनते हैं वो अधिकांश कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है जैसे कि हमने लिया घास से टिड्डा, टिड्डा मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से मोर। तो घास है तो ये क्या है? उत्पादक है जिसको हम आधार पे लिखेंगे, और मोर है ये उपभोक्ता है जिसको हम शीर्ष भाग में लिखेंगे, और घास को हम आधार भाग में लिखेंगे। आधार सबसे ज्यादा होती है, यानी कि संख्या किसकी ज्यादा है? मोर की या सांप की? एक खेत में मोर की संख्या ज्यादा होती है या सांप घास की? सांप नहीं, घास की। तो घास की संख्या सबसे ज्यादा होती है एक खेत में, तो खेत को सबसे ज्यादा पोर्शन में लिखा। फिर उसके बाद टिड्डे की होती है, फिर उसके बाद मेंढक की होती है, फिर उसके बाद सांप की होती है, फिर उसके बाद मोर की होती है। इस तरह से इसके द्वारा जो बना जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, और इसे घास पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसी तरह वन पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखते हैं कि हरे पौधे और शेर, यानी कि हम फर्स्ट एंड लास्ट देखते हैं और उसी के आधार पर पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो हरे पौधे किसी भी वन पारिस्थितिकी तंत्र में ज्यादा होते हैं, इस वजह से ज्यादा वाले पोर्शन में हमने हरे पौधे लिख दिया और सबसे कम वाले पोर्शन में हमने लिखा है शेर। जो सबसे कम होते हैं तो इससे बनने वाला पिरामिड भी सीधा होता है। ऐसे ही तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें पादप प्लवक है और बड़ी मछली, यानी कि बड़ी मछली सबसे कम होती है और पादप प्लवक सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से यहाँ पादप प्लवक को ज्यादा स्थान पर रखा गया है और कम स्थान पर बड़ी मछली रखी हुई है। इससे बनने वाला पिरामिड भी क्या होता है? सीधा होता है। ऐसे ही वृक्ष पारिस्थितिकी स्तर है, यानी कि एक जंगल में हम देखें तो वृक्ष की संख्या बहुत ज्यादा होगी बक्स की अपेक्षा। जो बक्स होती है वो चिड़िया को खाती है, इस वजह से चिड़िया बक्स से ज्यादा होगी, और इससे बनने वाला पिरामिड उल्टा होगा, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं तो एक वृक्ष पे बैठा हुआ है चिड़िया, उस चिड़िया पे बैठे हुए बहुत सारे बक्स, यानी कि बक्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इस वजह से हम सबसे ऊपर किसे लिखते हैं? बक्स, यानी कि उपभोक्ता को लिखते हैं। तो बक्स सबसे पहले आएगा, यानी सबसे ज्यादा पोर्शन पे, फिर उसके बाद आएगा चिड़िया, फिर उसके बाद आएगी वृक्ष। ऐसे ही हम परजीवी पादप में भी देखते हैं, पादप जड़ सबसे कम होता है और जीवाणु सबसे ज्यादा होता है, यानी कि किसी भी चीज पे हम जीवाणु देखते हैं तो कई सारे दिखते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा वाली संख्या पे हमें जीवाणु दिखे हैं, फिर उसके बाद निमेटोड, फिर उसके बाद पादप जड़। इससे बनने वाला पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। आगे हम देखते हैं जैव भार के आधार पर जो श्रृंखला है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। इस श्रृंखला में स्तूप का निर्माण श्रृंखला में उपस्थित जीवों के भार के आधार पर होता है। इस आधार पर सीधा व उल्टा दोनों प्रकार के बनते हैं, लेकिन अधिकांश यहाँ पर पिरामिड कैसे होते हैं?
सीधे होते हैं। पहला हम देखते हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम देखते हैं यहाँ पे घास से टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से मोर। तो किसी भी घास पारिस्थितिकी तंत्र में जो घास होगा उसका भार मोर के भार से अधिक होगा, यानी कि घास सबसे नीचे सबसे बड़े वाले पोर्शन में आएगा और सबसे जो शीर्ष भाग होता है उसमें हम लिखते हैं उपभोक्ता और आधार भाग में हम लिखते हैं उत्पादक। तो उत्पादक की जगह हम क्या करेंगे, घास लिखेंगे, क्योंकि घास क्या है, उत्पादक। और सबसे कम संख्या में किसी जंगल में क्या होंगे, मोर होंगे। तो जो मोर है और जो घास है उनका भार मोर के अपेक्षा जो घास है उसका अधिक होगा। इस वजह से यहाँ पर ज्यादा वाले पोर्शन में किसका नाम लिखा है, घास का, फिर टिड्डे का, फिर मेंढक का, फिर सांप का और मोर का। यानी कि मोर की संख्या, यानी कि मोर को हम मिला ले तो सबसे कम भार किसका निकलेगा, मोर का निकलेगा। ऐसे हम देखते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। हरे पौधे, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, शेर। तो ये पिरामिड भी सीधा बनेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हरे जो पौधे होते हैं वो शेर के भार की तुलना में अधिक होंगे वहाँ पे। इस वजह से हरे पौधे को हमने ज़्यादा स्पेस पे लिखा है और सबसे कम स्पेस में हमने शेर को लिखा है। ऐसे जो तालाब होते हैं उसमें पादप प्लवक होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं। छोटी मछली होती है, बड़ी मछली होती है, परंतु जो बड़ी मछली होती है उनका भार पादप प्लवक से कई गुना ज़्यादा होता है। पादप प्लवक छोटे छोटे विषाणु के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनका भार नगण्य होता है किसी मछली के मुकाबले। इस वजह से हमने बड़ी मछली जो कि शीर्ष स्तर पे हम उपभोक्ता का लिखते हैं, उसके जो सबसे ज़्यादा स्पेस है उसे बड़ी मछली को दिया गया है, फिर छोटी मछली, उसके बाद जंतु प्लवक, फिर उसके बाद पादप प्लवक। और इससे बनने वाला जो पिरामिड होगा वो उल्टा बनेगा। ऐसे ही वृक्ष की का भार होता है वो बक्स से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इस वजह से ज़्यादा स्पेस में वृक्ष को रखा है, फिर उसके बाद चिड़िया, फिर उसके बाद बक्स। परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें हमने सबसे ज़्यादा पादप जड़ होती है और जीवाणु की भार की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से पादप जड़ को हमने सबसे ज़्यादा वाले पोर्शन में रखा है, फिर उसके बाद निमेटोड को रखा है, फिर जीवाणु को रखा है। यानी कि ध्यान रखिएगा, हम उसी को ही अधिक स्पेस पे रखेंगे जिसका जैव भार अधिक होगा या जैव संख्या अधिक होगी। यह पिरामिड भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसके बाद हम आते हैं ऊर्जा की मात्रा के आधार पर खाद्य स्तूप की श्रृंखला या पिरामिड का निर्माण करना। इसके आधार पर खाद्य स्तूप का निर्माण दी गई खाद्य श्रृंखला में उपस्थित सजीवों के शरीर में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यानी कि जिस सजीव की ऊर्जा ज़्यादा होगी उसे हम ज़्यादा स्पेस में रखेंगे और जिसकी ऊर्जा कम होगी उसे हम कम स्पेस में रखेंगे। इस आधार पर बनने वाले स्तूप हमेशा सीधे बनते हैं। जैसे कि घास पारिस्थितिकी तंत्र है, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, मोर। तो जो घास है उसकी ऊर्जा एक मोर की अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि घास यहाँ पे उत्पादक है। यानी कि इसके पास अगर 100% कैलोरी है तो इसकी जो 10% टिड्डा में जाएगी, इसकी 10% मेंढक में जाएगी, फिर इसके बाद सांप में जाएगी, उसके बाद मोर में जाएगी। मोर में सबसे कम ऊर्जा आ जाएगी। इस वजह से मोर को सबसे कम स्पेस में और घास को सबसे अधिक स्पेस में रखा गया है। ताला पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव भार और जैव संख्या के आधार पर बनने वाले खाद्य स्तूप श्रृंखला में क्रमशः होंगे। यानी कि जो पादप प्लवक है वो बड़ी पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। यानी कि हमने फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर लिख रखा है पादप प्लवक और बड़ी मछली। तो पादप प्लवक में जैव भार की तुलना में सबसे ज़्यादा बड़ी मछली का होगा। इस वजह से बड़ी मछली को हमने रखा है यहाँ पे अधिक भार में, और पादप प्लवक है उसे कम भार में रखा है। तो यहाँ पर जो पिरामिड होगा वो उल्टा और सीधा बनेगा। यानी कि जैव भार का तो यहाँ बनेगा उल्टा, जैव भार के आधार पर यहाँ बनेगा उल्टा, और जैव संख्या के आधार पर बनेगा यहाँ पर सीधा। यानी कि जो संख्या है, संख्या के आधार पर जो पादप प्लवक है वो अधिक होंगे, और जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी मछली होगी वो संख्या में कम होगी। इस वजह से इसे कम स्पेस में रखा है और पादप प्लवक को ज़्यादा स्पेस में रखा है। यहाँ पर जो पादप प्लवक है उनकी संख्या अधिक होने के कारण बड़ी मछली को हमने छोटे स्पेस पे रखा है और पादप प्लवक को अधिक रखा है, क्योंकि जो बड़ी मछली है वो अधिक संख्या में होगी। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो उल्टा पिरामिड है वो बना है जैव भार के आधार पर। यानी कि जो मछली है वो पादप प्लवक की तुलना में कम होगी, और जो बड़ी मछली और पादप प्लवक है यहाँ पर संख्या में
पादप प्लवक अधिक होंगे। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव संख्या व जैव भार के लिए हम ऊर्जा का खाद्य स्तूप रेडी करते हैं। यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें ये तो पता है कि जो जैव ऊर्जा है उस पर जो हमेशा बनने वाले पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे होंगे, यानी कि हम पीछे से देख सकते हैं सबसे पीछे जो सीधा सीधा वाला है यानी कि 3 यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है वो सबसे लास्ट वाला सीधा है, क्योंकि जैव ऊर्जा के आधार पर हमेशा पिरामिड कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैव संख्या के आधार पर वृक्ष तो उल्टा बनेगा, जैसे कि हम आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जैव ऊर्जा जैव भार के आधार पर सीधा बनेगा। तो यहाँ पर आएगा आंसर डी, उल्टा सीधा सीधा। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किसी पौधे को जब पानी देते हैं तो पानी के अंदर बहुत सारे खनिज लवण जैसे कि मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, पोटेशियम, बोरोन, मोलिब्डेनम, इस तरह के कुछ खनिज लवण उपस्थित होते हैं। और जब जड़ें इनको अवशोषित करती है तो ये पौधों में भी पाए जाते हैं, यानी जो 17 तत्व होते हैं वो इनमें भी आ जाते हैं। जो पेड़ होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और CO2 और H2O से हमारा खुद का भोजन बनाती है। मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें भोजन बनाने के लिए एक तो CO2 की आवश्यकता होती है और H2O की आवश्यकता होती है। ये सभी जो खनिज लवण हैं ये टिड्डे में चले जाते हैं, क्योंकि टिड्डे पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर उसके बाद मेंढक में चले जाते हैं, फिर उसके बाद सांप और मोर में। तो जो ये गैसीय चक्र है यहाँ से यहाँ तक जाने पे, यानी कि पौधे से मोर तक जाने में ये गैसीय चक्र है, और मोर से वापस से पौधे में जाने में ये अवसादी चक्र है। यानी कि जो मोर होते हैं वो उनका जो अपघटन कौन कर लेते हैं, जीवाणु कर लेते हैं, और इस तरह से वो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस से इसके तत्व वापस से पेड़ पौधे में आ जाते हैं। तो ये चक्र एक प्रकार से चलता रहता है। पेड़ से मोर तक जाने में जो चक्र है उसे हम गैसीय चक्र कहते हैं, और मोर से पेड़ तक जाने के जो चक्र है उसे हम अवसादी चक्र कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है, पादप शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या 17 होती है। इनमें से 4 तत्व CHON यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वायुमंडल से ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो गैसीय चक्र में संपन्न होते हैं। यानी कि जो CHON है इन्हें वायुमंडल से ग्रहित कर ले जाते हैं, जिसे हम गैसीय चक्र कहते हैं। जबकि जो 13 तत्व है भूमि से ग्रहण किए जाते हैं, जो अवसादी चक्र संपन्न करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन 13 तत्वों को, सल्फर भी जमीन में पाया जाता है, और जो ये तत्व दे रखे हैं ये भी जमीन में पाए जाते हैं, जमीन से ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है, किसी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा व खनिज तत्व का प्रवाह एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में होता है। हम देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से किस तरह से ऊर्जा और खनिज तत्वों का प्रवाह एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जा रहा है, दूसरे पोषक स्तर से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है, जिसे हम गैसीय चक्र या अवसादी चक्र कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, और इसके 2 पार्ट है। इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, और यही मेरी दुआ है कि आप सभी इसको पढ़ें, अच्छे से नंबर लाएं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा ऊर्जा। तो हम ऊर्जा का फर्स्ट चैप्टर भी कल ही अपलोड कर देंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और इसी तरह से अपनी स्टडी को घर बैठे ही कंटिन्यू रख सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।